केसर को लेकर कहा जाता है कि इसे खाने से सौंदर्य बढ़ता है। आमतौर पर इसकी खेती कश्मीर जैसे ठंडे इलाकों में होती है। ऐसे में अगर कोई कहे कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जैसे गर्म इलाके में भी केसर उग रहा है तो यह बात हैरान कर देती है। लेकिन सीए प्रिया अग्रवाल पहाड़े ने यह संभव कर दिखाया है। उन्होंने अपनी ही ऑफिस में आर्टिफिशियल तरीके से केसर उगाकर एक नई दिशा दी है। मराठवाड़ा जैसे सूखे से जूझते क्षेत्र में केसर की खेती की कल्पना भी मुश्किल लगती है, लेकिन प्रिया ने करीब 1 साल तक लगातार स्टडी की और फिर ऑफिस के एक छोटे से कमरे में इसकी कृत्रिम खेती शुरू की। वे आगे इसे बड़े स्केल पर व्यावसायिक रूप देने की तैयारी कर रही हैं। मेरा हमेशा से कुछ अलग करने का मन था, तो इस रिगार्डिंग थोड़ा सा इंटरनेट पे वगैरह देखा था, फिर रिसर्च किया, ये करने जैसा लगा, तो मतलब काफ़ी इंटरेस्ट आया इसमें। मैंने साल भर पढ़ाई की, ट्रेनिंग्स वगैरह ली और फिर मैंने ये करने का डिसीजन लिया, स्टार्ट करने का। तो किस तरह से इतना 1 साल के ड्यूरेशन में क्या-क्या सीखा? काफ़ी कुछ सीखा। मतलब केसर से रिलेटेड तो ये है मेनली कि केसर के 3 साइकिल्स होते हैं। साल में एक बार फ्लावर्स आते हैं जिसमें से केसर हार्वेस्ट होता है। 3 मंथ्स के फ्लावरिंग पीरियड होता है, 4 मंथ्स मल्टीप्लिकेशन पीरियड होता है। मतलब इसके जो ये सीड्स है, ये सीड्स एक दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं। ये मदर सीड है, ये डॉटर सीड्स देते हैं। तो 4 महीने ये मिट्टी में रहते हैं और खुद को मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद में 4 महीने ये डॉर्मेंसी पीरियड होता है इनका, जब वो अपनी एनर्जी सेव करते हैं, और उसके बाद अगेन फ्लावर्स। किसी भी काम से पहले उसका पूरा अध्ययन जरूरी होता है। इसी सोच के साथ प्रिया ने इंटरनेट पर केसर की खेती की जानकारी जुटाना शुरू किया। देश के अलग अलग राज्यों में किए गए सफल प्रयोगों के बारे में पढ़ा, लोगों से संपर्क किया और विस्तार से समझा। इसके बाद वे पुणे गई और फिर कश्मीर जाकर प्रत्यक्ष रूप से केसर उत्पादन की प्रक्रिया देखी। जब यह समझ आया कि ठंडे वातावरण में उगने वाला केसर तकनीक की मदद से गर्म प्रदेशों में भी संभव है, तो उन्होंने घर वालों से चर्चा की और ऑफिस में एक आर्टिफिशियल रूम बनाकर खेती करने का फैसला लिया। यस, आर्टिफिशियली अपन कश्मीर जैसा वेदर यहाँ पे क्रिएट करते हैं। लाइक टेम्परेचर वहाँ पे जैसा है वो पीरियड में उस हिसाब से मेंटेन करते हैं। लाइक फ्लावरिंग पीरियड में रात में 5 डिग्री, दिन में 10 डिग्री, प्लस ह्यूमिडिटी इस टाइम पे वहाँ पे 75 to 80 होता है, तो इस हिसाब से ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं। मराठवाड़ा में बहुत बार ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है, तो उसके लिए डिह्यूमिडिफायर लगाया, ऐसे अलग अलग डिवाइस से ये करके। और सबसे मेन इसका ये है इंडोर फार्मिंग का, ये वर्टिकल फार्मिंग है, तो एक छोटी सी जगह में बहुत सारा प्रोड्यूस हो सकता है। जैसे 1 एकड़ जितनी जगह में जितना हो सकता है, यहाँ पे 200 से 250 की जगह में वो हो सकता है। अगर बात की जाए तो कितना खर्चा आया है आपको? खर्चा मुझे टोटल एक 7 to 8 लाख आया हुआ है, इंक्लूडिंग बीज। किस तरह से खर्च बेसिकली स्टार्टेड विद ये रूम बनाने के लिए एक अपने को पफ पैनलिंग करना होता है, सो दैट इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। मतलब कभी लाइट भी गई 2-3 घंटे, तो ये पफ पैनलिंग की वजह से जब रूम क्लोज्ड होता है तो टेम्परेचर जो लास्ट था वो मेंटेन होता है। उसके अलावा फिर ये जो रैक्स बनवाई, ये ट्रेज में जो बीज प्लेस करने के लिए ट्रेज खरीदी, ये सनलाइट के लिए ग्रो लाइट्स होते हैं, ये लाइट्स खरीदे, ह्यूमिडिफायर खरीदा, डिह्यूमिडिफायर खरीदा, सीड्स खरीदी, ऐसे मल्टीपल चीजों के लिए इसका खर्चा था। प्रिया ने अपने ऑफिस में एक कंट्रोल रूम बनाया, जहां तापमान को जरूरत के हिसाब से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इसमें वर्टिकल फार्मिंग की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। कमरे में ठंडा वातावरण बनाए रखने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। प्रिया का कहना है कि इस सेटअप पर करीब 7 से 8 लाख रुपए खर्च आया है। जितना केसर 1 एकड़ जमीन में उगाया जाता है, उतनी ही मात्रा इस कमरे में तैयार की जा रही है। यस, आर्टिफिशियली अपन कश्मीर जैसा वेदर यहाँ पे क्रिएट करते हैं। लाइक टेम्परेचर वहाँ पे जैसा है वो पीरियड में उस हिसाब से मेंटेन करते हैं। लाइक फ्लावरिंग पीरियड में रात में 5 डिग्री, दिन में 10 डिग्री, प्लस ह्यूमिडिटी इस टाइम पे वहाँ पे 75 to 80 होता है, तो इस हिसाब से ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं। मराठवाड़ा में बहुत बार ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है, तो उसके लिए डिह्यूमिडिफायर लगाया, ऐसे अलग अलग डिवाइस से ये करके। और सबसे मेन इसका ये है इंडोर फार्मिंग का, ये वर्टिकल फार्मिंग है, तो एक छोटी सी जगह में बहुत सारा प्रोड्यूस हो सकता है। जैसे 1 एकड़ जितनी जगह में जितना हो सकता है, यहाँ पे 200 से 250 की जगह में वो हो सकता है। अगर बात की जाए तो कितना खर्चा आया है आपको? खर्चा मुझे टोटल एक 7 to 8 लाख आया हुआ है, इंक्लूडिंग बीज। किस तरह से खर्च बेसिकली स्टार्टेड विद ये रूम बनाने के लिए एक अपने को पफ पैनलिंग करना होता है, सो दैट इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। मतलब कभी लाइट भी गई 2-3 घंटे, तो ये पफ पैनलिंग की वजह से जब रूम क्लोज्ड होता है तो टेम्परेचर जो लास्ट था वो मेंटेन होता है। उसके अलावा फिर ये जो रैक्स बनवाई, ये ट्रेज में जो बीज प्लेस करने के लिए ट्रेज खरीदी, ये सनलाइट के लिए ग्लो लाइट्स होते हैं, ये लाइट्स खरीदे, ह्यूमिडिफायर खरीदा, डिह्यूमिडिफायर खरीदा,
सीड्स खरीदी, ऐसे मल्टीपल चीज़ों के लिए इसका खर्चा हुआ। उनका कहना है कि यह खेती पार्ट टाइम में भी की जा सकती है। पूरा सिस्टम मोबाइल पर ऑपरेट होता है, इसलिए लगातार निगरानी की जरूरत नहीं पड़ती। रिया बताती हैं कि इस प्रयोग में उनके पति ने हर कदम पर उनका साथ दिया और वे सफलता का श्रेय भी उन्हें ही देना चाहती हैं। अभी मेन तो मैं सीए हूँ और ये सब मतलब इसका कैसा है, ये इतना अच्छा फार्मिंग सबसे बेस्ट इसका इसलिए है कि तुमको फुल टाइम नहीं देना पड़ता है। मैं मेरे सीए के साथ साथ ये कर सकती हूँ, सिंस इट्स अ वेरी टेक्नोलॉजिकली एडवांस फार्मिंग। आप बहुत कुछ मोबाइल के थ्रू ऑपरेट कर सकते हो, काफी सारा ऑटोमेशन इन्वॉल्व है इसमें। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट अगर तुम मेहनत करो, अच्छे से करो, तुम्हारा 100% दो तो इसमें 100% सक्सेस आएगा। यह प्रिया की पहली फसल है जिसे वे एक्सपेरिमेंटल स्टेज मान रही हैं। आने वाले समय में कुछ और तकनीकी जांच पूरी करने के बाद वे इसे बिजनेस मॉडल के रूप में शुरू करने का सोच रहे हैं। मराठवाड़ा में जहां किसानों की हालत लगातार खराब हो रही है और पिछले 11 महीनों में 900 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है, वहीं प्रिया का यह प्रयास नई उम्मीद दिखाता है। आर्टिफिशियल खेती ने यह साबित किया है कि तकनीक के साथ खेती के नए रास्ते भी खुल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।